हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों खास करके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर और दोस्तों राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद वालों के लिए बनाई जा रही है। जहां दोस्तों फैजाबाद वालों का एग्ज़ाम जो है वह 1 तारीख से है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वालों का एग्ज़ाम 29 अप्रैल से स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो टॉपिक है वह है पडलिंग। पडलिंग क्या होता है दोस्तों? पडलिंग जो होता है वह एक गीली जुताई होती है, जो धान की बुआई से पहले करते हैं। जब दोस्तों धान की खेत हम तैयार करते हैं, उसमें जब आखिरी जुताई कर लेते हैं, तो दोस्तों जो आखिरी जुताई होती है धान की वह गीले पानी में करते हैं, मतलब पानी में उसकी जुताई करते हैं। इसमें मिट्टी को दोस्तों मसते हैं, मतलब आप लोग देखते होंगे गांव में जब आखिरी जुताई होती है धान की बुआई से पहले, तो उसमें पानी भरकर उसमें रोटावेटर चलवा देते हैं। दोस्तों वही क्रिया को पडलिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो धान के पौधे की रोपाई से पहले पडलिंग की प्रक्रिया बेहद जरूरी होती है। यह एक तरह से खेत की गीली जुताई होती है। इसके लिए खेत को अंतिम जुताई के बाद खेत में पानी भरकर देसी हल, प्लाऊ या कल्टीवेटर की मदद से मिट्टी को अच्छी तरह से मथा जाता है। इससे मिट्टी नरम हो जाती है तथा रोपाई में आसानी होती है। तो दोस्तों यदि पूछ दिया कि पडलिंग की क्रिया क्यों करते हैं, तो दोस्तों पडलिंग की क्रिया करने से मिट्टी जो है वह नम हो जाती है और रोपाई में आसानी होता है। इसका दोस्तों अगला टॉपिक है पेगिंग। पेगिंग क्या होता है दोस्तों? पेगिंग जो होता है मूंगफली में होता है और पेक बनने की क्रिया को ही पेगिंग कहते हैं। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मूंगफली में पेक बनने की क्रिया को ही पेगिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं अब। मूंगफली में बडिंग ओवरी को पेक कहा जाता है। यह नीचे मिट्टी की ओर बढ़कर मिट्टी में फैल जाता है। इसी फूल से पेक भरने की क्रिया को ही पेगिंग कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग मान लीजिए यह एक मूंगफली का पौधा है या मिट्टी है। इसमें दोस्तों मूंगफली का जो पौधा है इसमें धागे के आकार के पेग निकलते हैं। ये दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आकर जो मिट्टी होती है मिट्टी के अंदर धंसते हैं। मिट्टी के अंदर आकर ये फैलने लगते हैं और फैल जाते हैं। दोस्तों इनमें जो फूल होता है उसी को दोस्तों पेक कहते हैं। तो इसी पेक के बनने की क्रिया को ही पेगिंग कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों फल लगेगा मूंगफली का, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेगिंग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पेगिंग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। टॉपिंग। टॉपिंग क्या होता है दोस्तों? जब कपास की फसल की ऊंचाई 5 से 6 फीट की हो जाती है। तो दोस्तों कपास की जो फसल होती है ना उसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट की हो जाती है, तो उसके ऊपर से उसको काट देते हैं, उसकी दोस्तों कटिंग कर देते हैं या हटा देते हैं उसके टॉप को। तो इसी प्रक्रिया को टॉपिंग कहते हैं। तो जब कपास की फसल की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक की पहुंचती है तो टॉपिंग अर्थात शिखर स्टेम को हटा देना चाहिए। यह पौधे की टीलर शाखाओं और बोल की संख्या में वृद्धि करने में मदद करता है। तो दोस्तों यह था टॉपिंग। हम लोगों ने कपास में टॉपिंग देखा, तो सब कुछ में दोस्तों ऐसे ही टॉपिंग होती है। जब उसकी ऊंचाई होती है वह अधिक हो जाती है, उसका दोस्तों सभी पौधे का एक उचित माप होता है। तो जैसे दोस्तों कपास में 5 से 6 फीट है, किसी में 4 से 5 फीट होगा, तो उसी को भी ऊपर से काटते हैं। तो मतलब टॉपिंग का मतलब दोस्तों है शीर्ष से काटना, शिखर से काटना, तो उसी प्रक्रिया को टॉपिंग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टीएमबी वायरस। टीएमबी टीएमबी वायरस का मतलब दोस्तों, टीएमबी का पूरा नाम होता है टोबैको मोजेक वायरस, जो तंबाकू मुख्य रूप से लगता है दोस्तों। ये जो होता है यह एक विषाणु द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पत्तियां होती है उन पे गहरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और जो फसल होती है वह कमजोर हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए जो रोगी पौधा होता है वो उसको हवा दिया जाता है। और हमें जब भी इस पौधे को उगाना चाहिए तंबाकू के, तो वहाँ पे रोग रोधी पौधे को उगाना चाहिए जो रोग प्रतिरोधक हो। तो चलिए देखते हैं। यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है। पत्तियों पर गहरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। फसल कमजोर हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए रोगी पौधे को हवा देनी चाहिए। रोग रोधी पौधे को उगाना चाहिए। रोग की प्रारंभिक अवस्था में टैनिक अम्ल जो होता है उसका 1% पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों यह था टीएमबी वायरस। टीएमबी वायरस क्या होता है? यह एक विषाणु द्वारा होता है। इससे दोस्तों पत्तियों पर गहरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, फसल कमजोर हो जाती है। जिसके रोकथाम के लिए हमें पौधे को हवा देनी चाहिए, रोग रोधी पौधे को उगाना चाहिए। यदि हमें प्रारंभिक अवस्था दिख रही है तो हमें टैनिक अम्ल का 1% पौधों पर छिड़काव कर देना चाहिए।
आगे चलते हैं, देखते हैं गन्ने का लाल सड़न और रोकथाम। गन्ने का जो लाल सड़न रोग है वह देखेंगे और उसका रोकथाम देखेंगे। तो गन्ने का जो प्रमुख रोग है वही लाल सड़न रोग ही है दोस्तों, मुख्य रोग जो किसके द्वारा होता है। ये दोस्तों फफूंदी पाई जाती है जिसका नाम होता है कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम फैल्केटम, कोलिटोट्राइकम फैल्केटम नामक फफूंदी के कारण होता है। एक नंबर में पूछ सकता है कि गन्ने का लाल सड़न रोग किस फफूंदी के कारण होता है, तो कोलिटोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा दोस्तों जो गन्ने का लाल सड़न रोग होता है वह होता है। पहले जो होता है उसमें तीसरी पत्ती सूखती है या चौथी पत्ती सूखती है, इसके बाद ऊपर का भाग सूख जाता है, गन्ने के ऊतक लाल हो जाते हैं और इन पर लाल सफ़ेद धारियाँ पड़ जाती हैं और इन्हें सूंघने पर शराब जैसी बदबू आती है। यह मुख्य रूप से टुकड़ों के द्वारा होता है, जो हम टुकड़े से बुवाई करते हैं दोस्तों उसी के द्वारा मुख्य रूप से होता है गन्ने का लाल सड़न रोग। तो गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है वह किस फफूंदी के कारण होता है, कोलिटोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा। इससे का लक्षण क्या है, इसका लक्षण है कि पहले तीसरी या चौथी पत्ती सूखती है, बाद में ऊपर का जो हरा भाग होता है वह सूखता है और गन्ने के जो ऊतक होते हैं वो लाल हो जाते हैं। इन पत्तियों पर या इन पर लाल सफ़ेद धारियाँ पड़ जाती हैं जिन्हें सूंघने पर शराब जैसी बदबू आती है। तो इसके रोकथाम देखते हैं। इसके रोकथाम के लिए अपने क्षेत्र में केवल स्वीकृत जातियों को ही बोना चाहिए, जैसे COS 510, BO 70, BO 91 आदि दोस्तों जो स्वीकृत जातियाँ हैं उन्हीं को बोना चाहिए। अगला पॉइंट, हमें बीज स्वस्थ लेना चाहिए। हमें बुआई से पहले बीज को स्वस्थ लेना चाहिए और बीज उपचार करके ही गन्ने की बुआई करनी चाहिए। रोगी खेती की पेड़ी नहीं रखनी चाहिए। जिस खेत में रोग लग गया उसकी पेड़ी हमें नहीं रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है, जैसे ही पौधे पर हमें रोग के लक्षण दिखाई पड़े हमें तुरंत उसे उखाड़ देना चाहिए। तो यह थे गन्ने के लाल सड़न के रोकथाम। तो कैसे रोकथाम करेंगे, हम अपने खेत में केवल स्वीकृत जातियों को ही बोना चाहिए, हमें बीज स्वस्थ बोना चाहिए, बुआई से पहले बीज को उपचार कर लेना चाहिए, रोगी खेत की पेड़ी नहीं रखनी चाहिए, जैसे ही पौधे पर हमें रोग के लक्षण दिखाई दे उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए या उखाड़ देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेपियर घास या हाथी घास जिसे कहा जाता है, तो नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारे की फसल है। इसके पौधे गन्ने की भांति, जैसा गन्ना का पौधा होता है उसी की भांति लंबाई में बढ़ते हैं। पौधे से 40 से 50 तक कल्ले निकलते हैं। इससे हाथी घास भी कहते हैं। नेपियर घास एक क्या होता है दोस्तों, बहुवर्षीय चारे की फसल है। इसके पौधे गन्ने की भांति लंबाई में बढ़ते हैं। पौधे से 40-50% तक कल्ले निकलते हैं। इसे हाथी घास भी कहते हैं। जो संकर नेपियर घास होता है, जो हाइब्रिड नेपियर घास होता है उसमें अधिक पौष्टिक आहार एवं उत्पादकता होती है। तो यह था नेपियर घास के बारे में, अगर कुछ पूछ दिया तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों टॉप ड्रेसिंग क्या होता है। टॉप ड्रेसिंग, तो यह क्या होता है दोस्तों, खाद एवं उर्वरक युक्त मिट्टी के मिश्रण की एक ताज़ा परत को सीधे जमीन के ऊपर फैलाना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। कुछ खाद ले लेंगे, कुछ उर्वरक ले लेंगे, उसको दोस्तों मिट्टी के मिश्रण बनाएंगे और एक ताज़ा परत बनाएंगे दोस्तों। मिट्टी में खाद और उर्वरक को मिलाकर एक तैयार करेंगे दोस्तों। उसको क्या करेंगे, मिट्टी के ऊपर फैलाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा कि खाद एवं उर्वरक युक्त मिट्टी के मिश्रण की एक ताज़ा परत को सीधे जमीन के ऊपर फैलाना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आता है विनोइंग। आप लोग गांव में देखते होंगे ओसावनी दोस्तों जो होता है, सब लोग गेहूं को ओसाते हैं, धान को ओसाते हैं और दोस्तों चना हो गया इसको ओसाते हैं। इसको किस लिए उसाया जाता है, तो दोस्तों साफ करने के लिए, ताकि हमारा भूसा अलग हो जाए और हमारी जो उपज है वह अलग हो जाए। तो आप लोग इसको अपने से भी लिख सकते हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आप लोग सटीक लिखिए। तो विनोइंग वह विधि है जिसमें मिश्रण के भारी घटकों को हवा की सहायता से हल्के पदार्थों से अलग किया जाता है। इस विधि का उपयोग मड़ाई के बाद भूसी को अलग करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कब किया था दोस्तों, मड़ाई के बाद, थ्रेसिंग के बाद भूसी से अलग करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। धुरीन या पूसी कम्ल या यक्षीयन अम्ल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मुख्य रूप से ज्वार की फसल में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यह कारक मुख्य रूप से ज्वार की फसल में पाया जाता है। जब ज्वार की फसल में पानी की कमी होती है और अधिक नाइट्रोजन का उपयोग, विशेष रूप से फास्फोरस एवं पोटेशियम की कमी की दशा में धुरीन की मात्रा बढ़ जाती है।
यह जो धुरीन होता है या पुष्पी कंबली या एफसीएन जो होता है, यह मुख्य रूप से ज्वार की फसल के कार्य के रूप में पाया जाता है। जब ज्वार के फसल में पानी की कमी होती है और अधिक नाइट्रोजन उपयोग, विशेष रूप से फास्फोरस एवं पोटेशियम की कमी की दशा में धुरीन की जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है। इसके बचाव के लिए हमें फसलों को पूर्ण परिपक्व अवस्था में ही काट कर पशुओं को खिलाना चाहिए। इसकी बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? फसलों को पूर्ण परिपक्व अवस्था में ही काट कर पशुओं को खिलाना चाहिए। फसल की कटाई के समय किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए और 50 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की ज्वार की फसलों को पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों आप लोग देखते होंगे गांव में सब लोग जो बाजरा होता है या सरगम होता है, ज्वार होता है, उसको काटने से पहले उसको पानी दे के देते हैं, उसके बाद ही काटते हैं। तो इसीलिए काटते हैं क्योंकि उसमें एचसीएन पाया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब 50 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई का ज्वार हो तो आप लोगों को नहीं काटना है। 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो तभी आप लोग ज्वार को काट कर पशुओं को खिलाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। अधिक मात्रा में पशुओं द्वारा ग्रहण किए जाने पर एचसीएन धुरीन तत्व पशु की उत्पादकता को कम करता है, जिससे पशु बीमार हो जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में बीमार होने पर या बहुत अधिक मात्रा में एचसीएन होने पर दोस्तों पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एचसीएन बहुत खतरनाक होता है, हाइड्रोसायनिक अम्ल जिसे कहते हैं। आगे चलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। तो हम लोग फसल उत्पादन सब्जेक्ट ही है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो किसी क्षेत्र में किसी ऐच्छिक फसल का चुनाव करके उसकी खेती करके अनाज उत्पादन अथवा बीज उत्पादन करना ही फसल उत्पादन कहलाता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, किसी क्षेत्र में, जैसे आपका ये क्षेत्र है, आप अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे आपने इसमें सोच लिया कि हम धान की बुआई करेंगे, तो आप अपनी इच्छा से धान की इसमें बुआई किए, उसके बाद उससे अनाज उत्पादन किए, उससे बीज उत्पादन किए, तो इसी प्रक्रिया को क्रॉप प्रोडक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने जितना भी बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।